हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स के पिछली वीडियो में मैं आपको एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बता चुका था। एवरेज रेट का मतलब होता है टाइम इंटरवल पर जब हम रिएक्शन रेट की बात करेंगे तो वो एवरेज रेट है, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो वहां पे इंस्टेंटेनियस रेट होता है। और उसके बाद मैं आपको बता चुका था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन तो मैंने आपको बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। तो जैसा कि हमने डिपेंडेंसी फैक्टर में देखा था कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारकों के सांद्रताओं पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो इसी किसी रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन में अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता के रूप में व्यक्त करने का जो गणितीय व्यंजक है उसी को रेट ऑफ रिएक्शन या उसी को रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन कहते हैं। यानी रेट एक्सप्रेशन यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट एक्सप्रेशन कहीं पे लिखा होता है, तो रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो रेट ऑफ रिएक्शन को किससे रिलेट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी बताता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट यानी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी अभिकारकों के सांद्रताओं के एक निश्चित घातों पर डिपेंडेंसी दिखाता है। जैसे मैं पहले बात करता हूं, फिर उसके बाद समझाऊंगा रेट लॉ क्या है। आइए पहले हम बात करते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया की। ए प्लस बी बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डी। तो एक रासायनिक अभिक्रिया ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डी। इस रासायनिक अभिक्रिया में ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डी इज इक्वल टू, इस रासायनिक अभिक्रिया में देखिए अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर करेगा। अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर करेगा तो जो रेट है, अभिक्रिया का वेग है प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जनरल रिएक्शन होना तो चाहिए रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। लेकिन जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। पहले इसको समझने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, देयर आर रिएक्शन जो होती है, दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी दो प्रकार की अभिक्रिया, एक प्राथमिक अभिक्रिया होती है, एक जटिल अभिक्रिया होती है। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच कंप्लीट्स ओनली इन वन स्टेप, जो एक ही पद में पूर्ण हो जा रही है भैया, उसको कहेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। ज्यादातर इनऑर्गेनिक रिएक्शन एलिमेंट्री होती है और ऑर्गेनिक रिएक्शन ज्यादातर कॉम्प्लेक्स होती है। इट इन्वॉल्व टू और मोर स्टेप टू कंप्लीट, यानी ज्यादातर ऑर्गेनिक अभिक्रियाओं में को कंप्लीट होने में दो या दो से अधिक पदों में पूर्ण होती है। एक स्लो कहीं पे कोई स्टेप जो होता है बहुत स्लो होता है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये हम आगे बात करेंगे। जनरली इतना समझिए कि रिएक्शन जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। तो एलिमेंट्री रिएक्शन तो एक ही पद में पूर्ण हो जानी है, एक ही स्टेप में पूरी हो जा रही है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो ठीक है, ये रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। लेकिन फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दो या दो से अधिक पदों में इट टेक्स टू और मोर स्टेप्स टू कंप्लीट, दो या दो से अधिक पदों में पूर्ण हो रही है। तो यहाँ पे जो होगा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है कि रेट जो है रिएक्टेंट ए की किस पावर पे डिपेंड करेगा और एक्सपेरिमेंट मतलब बी के किस पावर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन विच पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड विच पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। तो इसी एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन के टर्म पर रेट ऑफ रिएक्शन अब हमारा हो जाता है। अब ये तो मैंने वैसे ही समझाने के लिए लिखा था। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? सो रेट इज इक्वल रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स
into concentration of B की power y. This equation is known as रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन. तो वेग नियम वह गणितीय व्यंजक है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रताओं के एक निश्चित घातांकों के साथ अभिव्यक्त करता है. यानी रेट लॉ वह गणितीय व्यंजक है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग की निर्भरता जो है वो निर्भरता किसके साथ दर्शाता है? अभिकारकों की सांद्रताओं के निश्चित घातांकों से दर्शाता है. ये निश्चित घातांक जो है ये अभिकारकों के स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ए और बी के समान हो भी सकते हैं. कब होंगे समान? एलिमेंट्री रिएक्शन में. और इनसे भिन्न भी हो सकते हैं बिकॉज दे आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज. आया समझ में? सो रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which relate the dependency of rate of reaction with the concentration, molar concentration of the reactant. यानी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग नियम है, वेग नियम वह गणितीय व्यंजक है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रताओं पर निर्भरता को दर्शाता है. यानी रेट लॉ इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच रिलेट द डिपेंडेंसी ऑफ रेट विद द molar concentration of the reactants, with the molar concentration of the reactants. ठीक है, अभिकारकों के मोलर कंसंट्रेशन के साथ जो डिपेंडेंसी को दर्शाएगा उसी को रेट लॉ कहते हैं. सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर, याद रख लेना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज. ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है. रिएक्शन देख के आप बता नहीं सकते हैं कि ये क्या होगा. एक्सपेरिमेंटल बेस पे हम ज्ञात करते हैं कि ए की किस पावर पर रेट निर्भर करेगा और बी की किस पावर पर निर्भर करेगा, क्योंकि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो ए की पावर और बी की पावर के बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो ये स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट हो जाएंगे, अभी पता चल जाएगा. लेकिन फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्योंकि रिएक्शन 2 और मोर स्टेप लेती है रिएक्शन प्रोसीड होने में, तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन को कौन सा डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ये रिएक्शन आप देख के, यानी दो रिएक्टेंट को मिला के देख के आप बता नहीं सकते कौन सा किसके कंसंट्रेशन पे कितना डिपेंड कर रहा है. तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है. और एक्स को वाई का मान, दे आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज एंड मे और मे नॉट बी इक्वल. ये मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी. ये एक्स वाई का मान प्रायोगिक मान है. ये जो होता है ये स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट ए और बी के समान भी हो सकता है, यानी एक्स जो है ए के समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ऐसे ही वाई जो है बी के समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहलाता है वेग नियम. तो वेग नियम वह गणितीय व्यंजक है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों के मोलर सांद्रताओं के निश्चित घातांकों के रूप में उसकी निर्भरता को प्रदर्शित करता है. ठीक है, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंगली तो हमारा ये आ गया, यानी रेट लॉ इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which relate the rate of reaction, which relate the dependency of rate of reaction with the some specific power of molar concentration of reactants. मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कुछ स्पेसिफिक पावर पे डिपेंडेंसी को दर्शाता है. रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी सम स्पेसिफिक पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन की स्पेसिफिक पावर के रूप में डिपेंडेंसी को व्यक्त करता है. कौन? रेट लॉ. सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई. ठीक है, अब यहां पे देखिए प्रोपोर्शनल जहां पे हटता है वहां पे कांस्टेंट आ जाता है. तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर y. Rate is equal to k concentration of A की power x and concentration of B की power y, where k is a constant that is known as rate constant. इसको rate constant कहेंगे. constant, इसको rate constant का मतलब इसको कहेंगे वेग नियतांक. वेग क्या कहेंगे? नियतांक. इसको कहते हैं वेग नियतांक. जहां k एक स्थिरांक है, कभी भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो स्थिरांक लगता है,
तो के एक स्थिरांक है जिसको कहते हैं रेट कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक। अब वेग स्थिरांक को कैसे परिभाषित करोगे? व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट, कंसंट्रेशन ऑफ ए बी 1 हो और कंसंट्रेशन ऑफ बी बी 1 हो। जब कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज वी टेक द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन यूनिट, यानी जब इकाई लेते हैं यानी जब अभिकारकों की सांद्रताओं को इकाई लेते हैं या मोलर सांद्रताओं को का मान इकाई लेते हैं, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, सो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसमें मान रखो, इसके बदले भी एक रखोगे, इसके बदले भी एक रखोगे, तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब खुद परिभाषित करो, खुद डिफाइन करो। When the concentration of reactants, we take the concentration of reactants, when we take the molar concentration of reactants in units, when we take the concentration of reactants in units, at that time the rate of reaction is equal to the rate constant. जब अभिकारकों की सांद्रताएं इकाई लेते हैं, जब अभिकारकों का मोलर सांद्रण इकाई लेते हैं, इस समय अभिक्रिया का वेग ही उसका वेग नियतांक या रेट कांस्टेंट कहलाता है। तो रेट इज इक्वल टू के। तो इतना आया समझ में? तो याद रख लेना, वेग नियम या वेग व्यंजक वह गणितीय व्यंजक है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या रेट ऑफ रिएक्शन को अभिकारकों की सांद्रताओं के एक निश्चित घातों के रूप में प्रदर्शित करता है। यानी वेग व्यंजक वह गणितीय व्यंजक है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रताओं के एक निश्चित घातों के साथ उसकी निर्भरता को, रेट की निर्भरता को प्रदर्शित करता है। यानी वह गणितीय व्यंजक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग की निर्भरता अभिकारकों की सांद्रताओं के एक निश्चित घातांकों के साथ व्यक्त करता है। जहां घातांक x और y जो है, जहां जो पावर है, कंसंट्रेशन की पावर x और y है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं जो कि रिएक्टेंट्स के स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट के इक्वल भी हो सकते हैं और डिफर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रेट लॉ हो गया। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी, यानी मॉलिक्यूलरिटी। आणविकता, आणविकता आणविकता का मतलब मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब हुआ, अब याद रख लेना मॉलिक्यूलरिटी, अभी मैंने जो रिएक्शन बताई थी फॉर कॉम्प्लेक्स और एलिमेंट्री, मॉलिक्यूलरिटी टर्म जो डिफाइन हम करते हैं जनरली वो टर्म हम डिफाइन करते हैं किसके लिए? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में टेक पार्ट करने वाले या भाग लेने वाले रिएक्टेंट्स के अणुओं की संख्या को ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। दोबारा बता रहा हूं मैं, सुनिए ध्यान से। आणविकता का मतलब हुआ किसी केमिकल रिएक्शन में, यानी केमिकल रिएक्शन भी, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में, यानी प्राथमिक, यानी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन का मतलब जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो ऐसी, यानी किसी भी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में भाग लेने वाले रिएक्टेंट्स के अणुओं की कुल संख्या जो है वो कहलाती है उसकी मॉलिक्यूलरिटी। अब अणु का मतलब हम स्पीसीज भी कह सकते हैं, यानी इन इंग्लिश वी कैन से दैट द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो संख्या है वही कहलाती है क्या? मॉलिक्यूलरिटी। अब अणु का मतलब ये मत समझना कि अणु का मतलब अणु है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, स्पीसीज भी कह सकते हैं। अणु के बदले किसी प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक स्पीसीज की कुल संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे NH4NO2, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू N2 प्लस ट्वाइस H2O। देखो, केवल हमें अभिकारक अणु की संख्या देखनी है, इनसे तो कोई मतलब नहीं है, हमें क्या बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो स्टोइकियोमेट्री देखो, कितने अमोनियम नाइट्राइड कितना है, NH4NO2 कितनी संख्या है इसकी? 1। तो इसकी मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई? 1। ठीक है, एक रिएक्शन देखो CH3COC2H5, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते, जल अपघटन कर देते हैं। CH3COC2H5 इज इक्वल टू
CH3COH प्लस C2H5OH। इस रिएक्शन में देखो मॉलिक्यूलरिटी बताओ, यहाँ पे अभिकारक कौन कौन है, एक दो ही अभिकारक, इसके भी अणु एक, इसका भी एक, इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितनी, दो। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब अणु, वैसे मैं तो वैसे जनरली अब मुंह से आ जा रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ अणु, वैसे जनरली अणु ना कैसे कह के आप स्पीसीज शब्द यूज करें। स्पीसीज का मतलब कुछ भी हो सकता है, अभिकारक का मतलब अभिकारक अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सबकी संख्या जो है अभिकारक के रूप में, चाहे अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, इनकी संख्या को ही क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक अभिकारक था, मॉलिक्यूलरिटी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हुई, ये डाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई, यानी आणविकता इसकी 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, एक ये है, एक ये है। और एग्जांपल देखता हूं एक बार, कोई एग्जांपल और मिल जाता है तो, ट्वाइस NO प्लस O2, ट्वाइस NO2, ट्वाइस NO प्लस O2 इज इक्वल टू 2NO2। इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखो, 2 NO है, एक ऑक्सीजन है, 2 ये है, एक ये है, मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 3। बहुत जनरल सा है, आता है एग्जाम में, बट इजी है। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब याद रख लेना, प्राइमरी रिएक्शन में टेक पार्ट करने वाले रिएक्टेंट्स की कुल जो संख्या होगी, और ऐसे रिएक्टेंट जो आपस में मिलके कोलाइड करते हैं, यानी आपस में जिनके कोलिजन से रिएक्शन पॉसिबल होती है। यानी अगर कंप्लीट डेफिनेशन की बात करेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ reactant species which the total number of reactant species which take part in chemical reaction and collide with each other to form product, एक दूसरे से टकराकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। वही अभिकारक अणुओं की संख्या या वही रिएक्टेंट स्पीसीज की का जो नंबर होगा वही क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है 1, और मॉलिक्यूल कह रहा हूँ, एक स्पीसीज है 8, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट स्पीसीज है 2, यहाँ पे 3 है 3, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब द टोटल नंबर ऑफ, ये तो देख के पता चल जाए, बहुत इजी है। स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट देखो, वही मॉलिक्यूलरिटी है फॉर अ प्राइमरी रिएक्शन, यानी एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में टेक पार्ट करने वाले या भाग लेने वाले अभिकारक स्पीसीज की कुल संख्या ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ये अभिकारक स्पीसीज जो है आपस में टकराकर किसका फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 1 है, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 2 है, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 3 है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी हमेशा याद रख लेना पूर्णांक होगी, 1.5, 2.5, 3.5, 5.5, या पॉइंट में नहीं होगी या जीरो भी नहीं होगी। मॉलिक्यूलरिटी जो होगी या आणविकता सदैव पूर्णांक होगी, ठीक है, और 1.5, 2.5, 3 नहीं होगी, पूर्णांक होगी सदैव, ठीक है। अब बात करते हैं अनदर टर्म की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कोई टर्म अगर आप लोगों के समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं दोबारा उसको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे एक दिन में 2-3 वीडियो बनानी पड़ती है, तो मैं जल्दीबाजी में बनाता हूँ। हो सकता है कि कोई टर्म इतने जल्दी में बता दिया कि आप लोगों के समझ में ना आए, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कहेंगे इसको कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। जैसे मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन देख के आप झट से बता दे रहे थे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी या आणविकता 1 होगी, इसकी 2 होगी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया को देख के आप बता नहीं सकते हैं, बिकॉज इसके लिए आपको रेट एक्सप्रेशन चाहिए। अगर आपको रेट एक्सप्रेशन दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर y, देन ऑर्डर इज इक्वल टू x प्लस y। बस इसको समझ लो, बाकी डिफाइन अपने शब्दों में करो भैया, अब मेरे शब्द न लेके अपने शब्दों में इसको डिफाइन करो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की कोटि का मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग जो है, यानी x और y का जो योग है, वही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। वही अभिक्रिया की क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक या वेग नियम में प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग जो है, अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांक क्या हुए,
एक्स और वाई, इनका जो योग होगा वही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। और हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई की वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं इनको, यानी ये स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट के समान हो भी सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। प्राइमरी रिएक्शन के लिए जनरली इक्वल होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफर कर जाते हैं। तो याद रख लेना, अभिक्रिया की कोटि जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग व्यंजक में प्रयुक्त अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का जो योग होगा वो रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। यानी जनरली समझ लो, कोटि इज इक्वल टू रेट एक्सप्रेशन में जो हमने रिएक्टेंट लिए, उन रिएक्टेंट्स की जो पावर ली, ठीक है, उनकी जो पावर ली, उनके पावर का जो सम है वही क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होता है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होता है। अभिक्रिया को देख के स्टोइकियोमेट्री गुणांक से या स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से आप निकाल नहीं सकते, इसके लिए आपको रेट एक्सप्रेशन चाहिए। यानी अगर हम कहें अभिक्रिया की कोटि को, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर है, the sum of the power of the molar concentration of the reactants in the rate expression is known as the order of reaction। किसी रासायनिक अभिक्रिया के रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर्स हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, इन पावर का सम ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ, इनका सम ही कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी, मतलब पूरा पूर्णांक भी हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 नंबर भी हो सकता है ये, या ये भिन्नात्मक भिन्न के रूप में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मैंने कोई अभिक्रिया लिखी CH3COC2H5 प्लस CH3COC2H5 प्लस H2O इज इक्वल टू CH3COC2H5 प्लस H2O इज इक्वल टू क्या बनता है, CH3COH प्लस C2H5OH। अब इस रिएक्शन को देख के मैं कह रहा हूं आपसे, बताओ ऑर्डर बताओ, बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, मैं भी नहीं बता सकता, बिकॉज टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी नीड रेट एक्सप्रेशन। सो द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH, ये है बस। यानी इस अभिक्रिया का रेट केवल किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, वाटर कितना ही है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एथिल एसीटेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसकी पावर 1, तो कोटि कितनी होगी इसकी, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 1। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रेट एक्सप्रेशन, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, रिएक्शन को देख के आप मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं, लेकिन रिएक्शन को देख के ही आप ऑर्डर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऑर्डर जो है कंसंट्रेशन के स्पेसिफिक पावर पे डिपेंड करता है, एक्स और वाई की वैल्यू पे, यानी उसके घातांकों पर निर्भर करता है। और ये घातांक एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है कि इसके कंसंट्रेशन की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है रेट, और इसके कंसंट्रेशन की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो आप लोगों को एग्जाम में भी अगर आता है कि इसका ऑर्डर निकालो, तो उसके लिए रेट एक्सप्रेशन दिया होगा, पीछे एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी आप देख लेना, वहां पे आपको रेट एक्सप्रेशन दे रखा है, तो आपको ऑर्डर निकालना है। अब तो बहुत ईजी है, जोड़ देना है। देखते हैं, ट्वाइस NO2, एक एग्जाम्पल, ट्वाइस NO2 इज इक्वल टू 2NO प्लस O2, यही है, ट्वाइस NO2 इज इक्वल टू 2NO प्लस O2। इसका रेट दे रखा है, अब वैसे तो पता नहीं चलेगा, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2। तो कोटि कितनी हो जाएगी इसकी, इसका ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर कितना होगा, केवल हमें घातांक देखना है, यानी रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स के की पावर का सम कर देना है, जितने भी रिएक्टेंट है उनके पावर, रिएक्टेंट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन की पावर को जोड़ देना है, वही हमारा ऑर्डर हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, उसकी पावर कितनी है, 2, तो ऑर्डर बराबर कितना हो जाएगा, कोटि बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसकी कोटि बराबर 2 हो जाएगा। और कोई एग्जांपल देखते हैं, चलो बुक से कोई एग्जांपल देखते हैं, अगर बुक में अगर कोई है। CH3COH,
अच्छा H2O2 प्लस 3 H2O2 हाइड्रोजन peroxide प्लस 3I नेगेटिव प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव इज इक्वल टू H2O2 प्लस 3I नेगेटिव प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव इज इक्वल टू ट्वाइस H2O प्लस I ट्वाइस H2O प्लस I3 नेगेटिव। इस रिएक्शन का हमें रेट दे रखा है, बुक का ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन। रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव, बस ये दे रखा है। अब देखिए इससे निकलेगा ऑर्डर, इसकी पावर 1 इसकी भी पावर 1, इसका मतलब कितना हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, ऑर्डर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है, इसका ऑर्डर कितना आ गया 2 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे वैसे अगर हम वैसे देखते कि स्टोइकियोमेट्री तो इसकी 3 थी, 3 आना चाहिए था, इसकी स्टोइकियोमेट्री तो 1 ही थी, फिर यहाँ पे 2HB की आना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि रेट जो है किस रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पे कितना डिपेंड कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो रेट एक्सप्रेशन जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है विच रिलेट द रेट ऑफ रिएक्शन विद द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करता है या उसकी डिपेंडेंसी को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो ऑर्डर यहाँ पे कितना हो गया 2। एक और बता देता हूं, CH3CHO एथेनल, ठीक है, एसिटल्डिहाइड या एथेनल, एथेनल को गर्म किया या एथेनल रिएक्ट करके बना रहा है CH4 + CO, CH4 + CO। यहां पे रेट जो डिपेंड करता है, ये स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट को तो भूल जाओ, वो मॉलिक्यूलरिटी में काम आएगा। तो रेट डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ CH3CHO। अब ऐसा नहीं कि ये रेट एक्सप्रेशन मुझे याद है, मैं बुक में देख के बता रहा हूँ, एग्जाम में भी आपके बुक में आएगा, CH3CHO की पावर 3/2 की पावर 3/2। तो बताइए रेट कितना होगा, रेट इज इक्वल टू 3/2। तो रेट 0 या पूर्णांक 1 2 3 4 5 या भिन्न के रूप में 1/2 1.5 2 2.5 कुछ भी हो सकता है, 40 यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 2 3 4 भी हो सकता है, और भिन्न के रूप में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, 1/2 1/3 1/4 3/4 4/5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी एक हमेशा पूर्णांक होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो याद रख लेना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमें रेट एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है, और रेट एक्सप्रेशन जो है एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो अभिक्रिया के रेट को किससे रिलेट करता है, अभिक्रिया के रेट की डिपेंडेंसी को रिलेट करता है किससे, रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन से डिपेंड करता है। और यहाँ पे याद रख लेना रिएक्टेंट की जो पावर होती है, रिएक्टेंट की जो पावर होगी, मतलब मोलर कंसंट्रेशन की, मतलब रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर होगी, ये पावर जो होगी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के समान भी हो सकती है, यानी उसके इक्वल भी हो सकती है और उससे डिफर भी कर सकती है, बिकॉज दीज आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन दीज आर सेम, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये क्या होती हैं, सेम होती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वहां पे क्या होता है कि वह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये जो पावर होती है मोलर कंसंट्रेशन की, ये डिफर कर जाती है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए हमें रेट एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है। रेट एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में दिया होगा, इससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।